स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ITR3 एक्सेल यूटिलिटी से कैसे बनाना है उसके बारे में ये वीडियो है। पूरी की पूरी ऑनलाइन फाइलिंग आपको मैं इसमें बताऊंगी, कौन से ऑप्शन में क्या चीज़ डालनी है, कहाँ पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है सो दैट आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आप मिस ना करें और आप इसे इजीली बहुत आसानी से अपने आप ही फाइल कर सकें। तो हमारा वीडियो बनाने का एक आइडिया भी यही होता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड उसके साथ साथ आप अपना जो ITR है बहुत इजीली खुद ही बिना किसी की हेल्प लिए फाइल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा ई फाइलिंग का होम पेज है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्री यूटिलिटी दी है, एक तो जावा यूटिलिटी और एक एक्सेल यूटिलिटी है। तो आज मैं जावा यूटिलिटी के तो हमने वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी जो आज हम कर रहे हैं वो है एक्सेल यूटिलिटी से ITR3। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है, इस पे हम जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करना है हमें। तो आप देखेंगे आपको असेसमेंट ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जिसके भी असेसमेंट ईयर का आपको ITR फाइल करना है वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो हमारे पास लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है 2021। आपको सिर्फ यहाँ से ITR3 वाली ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जावा, तो जावा तो हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम एक्सेल वाला डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देखेंगे ITR3 है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि जिसकी बिजनेस इनकम है उनके लिए है। तो ये ITR अब डाउनलोड हो गया है, आपके डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाके आपको बस उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे इसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसे अनजिप कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये फाइल अब ओपन हो गई है। हम इसमें सबसे पहले तो एनेबल एडिटिंग करेंगे सो दैट हम इसमें एडिट कर पाए। अब हम इसमें एनेबल कंटेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल फाइल हमारे पास रेडी है काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये इमीडिएटली प्रॉम्प्ट स्क्रीन ओपन हो गई है। इसमें बहुत इंस्ट्रक्शंस क्लियर दी गई हैं कि आपको ग्रीन सेल्स में ही डेटा एंट्री करनी है। जो रेड लेबल्स हैं वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आपको उसे भरना है। और कॉशन भी है, आपको ध्यान रखना है कि हम नॉर्मली जब एक्सेल पे काम करते हैं तो Ctrl+X और Ctrl+V का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कट कॉपी पेस्ट। तो हमें एक्सेल शीट में ये नहीं करना है क्योंकि इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं इस एक्सेल में जो ऊपर से ऐसे दिखते नहीं है, पर जब कट पेस्ट कर लेते हैं या कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो फॉर्मूला के साथ कॉपी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिटर्न है एक ही बार में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाए बिना किसी एरर से वो आप उसे सबमिट कर पाए, तो आपको इस छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एरर क्यों आ रही है और वो बेसिकली कॉपी पेस्ट करने की वजह से आ जाती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप है। तो अब हम आप देखेंगे हमारे पास इतने सारे एनेक्डोट्स हैं इसमें। ये फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे ये सारे शेड्यूल्स हैं जिसे हमें भरना होगा। अब इसमें से आपके लिए कौन से शेड्यूल्स एप्लीकेबल है, आप बस उन्हीं शेड्यूल्स को भरिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट एप्लीकेबल शीट, यस और नो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाद में प्रिंट भी करना है तो आप इसे यहीं से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि इसमें होम, वैलिडेट, नेक्स्ट, कैलकुलेट टैक्स, जनरेट एक्सएमएल, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल यूटिलिटी ऑफ द सेम ईयर, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप ध्यान रखिए कि आप XML से आपका जो परमानेंट इंफॉर्मेशन है, यानी जो इम्पोर्टेंट परमानेंट इंफॉर्मेशन होती है, पैन नंबर, नेम, ये सारा का सारा प्री फिल XML से इंपोर्ट कर सकते हैं। प्री फिल XML आपको लॉग इन करना होगा आपके ITR फाइलिंग वाले पोर्टल पे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वाले पोर्टल पर। वहां पे आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कीजिए और उसमें जो टैब है
ई फाइल वाली टैब में से आप प्रीफिल एक्सएमएल को डाउनलोड कर लीजिए। प्रीफिल एक्सएमएल डाउनलोड करते ही आप उसे यहाँ से इस वाले ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से इंपोर्ट करके बता देती हूँ। मैंने ऑलरेडी प्रीफिल एक्सएमएल डाउनलोड कर ली है, तो यहाँ से मैं आपको उसे डाउनलोड करके उसको इंपोर्ट करके बता देती हूँ। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं फाइल को, तो वो कह देता है प्लीज चेक दैट द पर्टिकुलर्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, इनकम, डिडक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट डिटेल्स हैव बीन करेक्टली इंपोर्टेड। इफ नीड बी काइंडली मेक नेसेसरी चेंजेस टू रिपोर्ट करेक्ट डिटेल्स। मैंने इसे ओके कर दिया है। प्रीफिल एक्सएमएल डाउनलोड करने के लिए कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लॉगिन कर लिया है हमारे आईटीआर वाले पेज पर, होम पेज पर, एंड अपने क्रेडेंशियल्स लगाकर हमने लॉगिन कर लिया। मैं अभी अपने माय अकाउंट वाले टैब पर हूँ। यहाँ से आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल पर क्लिक करना है। ये आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो हमें असेसमेंट ईयर 2021 डालना है। आईटीआर 3 हम कंटिन्यू कर लेंगे। डाउनलोड एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे, आई अग्री, कंटिन्यू। तो ये अब आपका डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं इसे लॉग आउट कर देती हूँ, अब हमें इसकी जरूरत है नहीं। तो ये जो हमारा एक्सएमएल डाउनलोड हो गया है, इसे हम ओपन कर लेंगे, इसे हम सेव कर लेंगे, सो दैट हम इसे अपने, अब हम यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन यूज करके जो हमने प्रीफिल्ड एक्सएमएल डाउनलोड करी है उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, आप देखिए डिटेल्स भरती चली जा रही है। उसके बाद ये डिस्प्ले आ रहा है कि प्लीज चेक दैट द पर्टिकुलर्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, इनकम, डिडक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट डिटेल्स हैव बीन करेक्टली इंपोर्टेड। तो वो तो हम चेक करेंगे, अभी तो हमने इसे प्री फिल कर लिया है। तो अब हमारा ये फॉर्म आप देखेंगे, देखिए इसमें सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं, जो परमानेंट फील्ड्स होती हैं, नेम, पैन नंबर और एड्रेस, ये सारी की सारी आ गई हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो हम इस शीट को ऐसे ही रखेंगे और इसको देखते हुए चलेंगे। अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम इसमें चेंजेस कर देंगे। फिलहाल इसमें परमानेंट इंफॉर्मेशन वाला है ये वाला शीट, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मैं इसको देखते हुए चल रही हूँ आगे। तो इसमें हमें सारी डिटेल्स आप देख लीजिए। हम इसे लाइन बाय लाइन भरना शुरू कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि आप अब कौन से वाले, मैं आपको बता दूं आईटीआर 3 जो है ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए है, जिसका बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम होता है। जैसे कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो आईटीआर 3 फाइल कौन कर सकते हैं? तो आईटीआर 3 वो फाइल कर सकते हैं जो आईटीआर 1, 2 और 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो आराम से आईटीआर 3 पर अपना ऑप्शन ले सकते हैं। तो आपको ये फाइल कैसे करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको लॉगिन करना होगा अपने वेबसाइट पे, अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे, अपने लॉगिन पे अपने क्रेडेंशियल्स को यूज करके। फिर उसके बाद आपको ये फॉर्म हम जो ऑफलाइन भर रहे हैं अभी एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू, उसको हम भरेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे और फिर उसे हम अपलोड कर देंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो अपलोड करने के बाद हम उसे, जब वो हमें डिजिटली वेरीफाई करने को कहेगा, तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स यूज कर सकते हैं, या आप ईबीसी कोड यूज कर सकते हैं, या आप आधार ओटीपी यूज कर सकते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, साइन कर दीजिए और विद इन 120 डेज आपको उसे सीपीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु कर्नाटका को सेंड करना है। उसका ये एड्रेस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपके आईटीआर के एक्नॉलेजमेंट कॉपी पर भी लिख कर आएगा। तो ये विद इन 120 डेज आपका पहुंचना चाहिए। आप इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि आगे भूल जाओ या ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, तो आप इमीडिएटली उसका प्रिंट निकालिए, साइन कीजिए, इमीडिएटली उसे डिस्पैच कर दीजिए स्पीड पोस्ट से। तो
तो जो कॉन्फर्मेशन होगी सीपीसी की, जब आपका वो स्पीड पोस्ट वहां पहुंच जाएगा तो वो आपको ईमेल पे कंफर्म करेंगे कि आपका उन्होंने वो एनवेलप रिसीव कर लिया है, साइन किया हुआ। अगर आप 40 सेक्शन 44 एबी में ऑडिट के लिए कंपलसरी मैंडेटरी है आपके लिए ऑडिट, तो आपको ये रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर से ही फाइल करना होगा। फिर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आप यूज नहीं कर सकते हो कि प्रिंट ले लिया और भेज दिया, नहीं, फिर आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है। एक चीज का हमें इस रिटर्न को आईटीआर को फाइल करते समय ध्यान देना है कि अगर आप सेक्शंस, अगर आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, सेक्शन 10 AA 44 AB 44 DA 50 B ATI ATI B ATI C ATI B, ये सारे सेक्शंस हैं, स्पेशलाइज सेक्शंस हैं। 80 JJAA ATLA 92E 115 JB और 115 JC। तो आपको इस आईटीआर को भरने से पहले ये वाली रिपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन फॉर्म पर। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पेज नंबर 1 यानी कि शीट नंबर 1 से इसको भरना शुरू करना है। तो हमने ये प्रीफिल कर लिया है, प्रीफिल करके हमने ये इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, ये सब ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। ग्रीन वाली फील्ड्स में ही आपको एंट्री करनी है, ध्यान रखिए, ग्रे वाली फील्ड्स आपको अलाउड नहीं है एंटर करने के लिए। तो वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीईओ, तो हम ये सारी चीजें इसमें डालते जाएंगे। वेदर यू आर डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। वेदर यू आर पार्टनर इन फर्म, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मेरे केस में ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इज देयर अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, क्या आपका पीई है? हम नॉन रेजिडेंट है ही नहीं तो ये हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल है। तो हमें इसमें लाइन से हमें यहाँ पे चेक पढ़ते जाना है और इसमें जो फील्ड हमारे लिए एप्लीकेबल है हमें वो करते जाना है। तो इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आगे हमें ध्यान रखनी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इसमें और आगे चलेंगे। लाइन बाय लाइन हम इसको कवर करते हैं। ये ऑडिट वाली इंफॉर्मेशन है कि आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो, तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है, मैंने नो इसमें सेलेक्ट करके रखा हुआ है। मेरे केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। हम और नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ एंड तो ये सब क्योंकि मैं ऑडिट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हूँ तो ये सब मुझे अभी भरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आती हूँ नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सेक्शन 44 AD 44 AD और 44 AE में फॉलो होते हैं तो आपके लिए आईटीआर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो, तो उसमें आपको नहीं जाना है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाते ही हमारा बैलेंस शीट आ जाता है। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमें देनी है, डिटेल्स भरनी होगी हमें यहाँ पर। तो ये डिटेल्स मैं भर देती हूँ। डिटेल्स भरने के बाद हम ऐसे हर शीट को चेक करते हुए जाएंगे सो दैट हमारी अगर कोई भी शीट में दिक्कत हो तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो बैलेंस शीट इज ओके। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट पे जाएंगे। पीएनएल अकाउंट में हम आ जाएंगे, तो हम ये पीएनएल अकाउंट अब हम भर देंगे इसे भी। तो हमने इसमें डिटेल्स सारी फिल कर ली है एंड आप ध्यान रखिएगा कि पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सारा का सारा बिल्कुल हैंडी रखिएगा सो दैट आप इसको बहुत इजीली भर सकें। तो इसे हम वैलिडेट कर देते हैं ओके। तो ये भी शीट हमारी ओके है। अब हम पार्ट ए में चलेंगे। इसमें अदर इंफॉर्मेशन है। अगर आप 44 AB के ऑडिट के लिए लायबल हैं तो फिर आप इसको भरिएगा, नहीं तो फिर आप इसमें नेक्स्ट पे जा सकते हैं। इसको भी मैंने वैलिडेट कर दिया, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वांटिटेटिव डिटेल्स हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको इसमें ये सारी की सारी डिटेल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सारा, और जो
मैन्युफैक्चरिंग है ड्यूरिंग द ईयर, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की जो बैलेंस है वो आपको दिखाना पड़ेगा इसमें। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल हैंडी रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी बैलेंस शीट आपके पास है एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी फिर आपके पास होंगी, तो बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग करनी है, कॉपी पेस्टिंग ही एंट्री करनी है। तो अब हम आ गए हमारी डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमारे पास सैलरी इनकम है नहीं, तो हम इसीलिए इसको वैलिडेट करके ओके नेक्स्ट पे जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी से भी मेरी कोई इनकम नहीं है। अगर आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो फिर आप इसमें डालिएगा, आपको इसमें एंट्रीज करनी है। जो रेड वाला जो पोर्शन है उसे आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसमें रेड वाले किसी भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दिया तो फिर वो आपको एरर देगा एंड आपको वैलिडेट नहीं करने देगा। तो अगर आप प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं, को ओनर्स ऐड करना चाहते हैं, टेनेंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें बहुत इजीली, ये नॉर्मली ये जो फील्ड्स होती हैं ये उन असेसीज के लिए होती हैं जिनके पास बहुत अच्छी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से। जैसे कि आपने बैंक्स को दिया हुआ है या किसी बड़े बिजनेस एम्पायर को या कंपनी को दिया हुआ है रेंटल पे, तो आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स बहुत क्लियरली देनी होगी, क्योंकि आपका जो इनकम आता है इस हाउस प्रॉपर्टी से वो ऑन द हायर साइड होता है, आप बड़े ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हम इस पे नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये हमारा कंप्यूटेशन ऑलरेडी आ चुका है। हमने जो हमारी पहले डिटेल भरे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में, वो सारी की सारी यहाँ पे पिक हो जाएंगी, आपको सिर्फ इसे चेक करना है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और कुछ एंट्री करनी है, ये जो ग्रीन वाली फील्ड जो इसमें दी हुई है, तो आप इसमें आप चल सकते हैं। मैं इसे वैलिडेट करती हूँ, तो ये भी ओके है। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। डेप्रिसिएशन आप इसमें डाल सकते हैं। आपके पास अगर फिक्स असेट्स हैं तो आपको उसका पूरा का पूरा ब्रेकअप रेडी रखना होगा। बैलेंस शीट बनने के बाद तो ये सारी चीजें बहुत हैंडी होती हैं, क्योंकि आपके पास सारी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितने अमाउंट से चार्ज हुआ है, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये सारे कॉलम्स वैसे ही हैं जैसा कि हमारे डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में होता है। हम नेक्स्ट करेंगे समरी ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है, आप देख लीजिए, इसको बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ब्लॉक डेप्रिसिएशन अप्लाई करके 15% का ब्लॉक, 30% का ब्लॉक, 40% का ब्लॉक, 45% का ब्लॉक, ऐसे करके सारे के सारे ब्लॉक्स हैं। इसमें आपको ये फिगर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आपने अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी पर स्पेंड किया हुआ है तो फिर आप उसकी भी डिटेल इसमें डाल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली उसके लिए ये वाला शेड्यूल है। आपको ध्यान रखना है कि जो ये फॉर्म बना हुआ है वो सारे के सारे एसेसीज की जो इनकम है उसके हिसाब से डिजाइन करा हुआ है। तो जो आपके लिए एप्लीकेबल हो आप बस उसी वाली शीट को भरिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सारी शीट्स में आपको नॉट एप्लीकेबल, नील, ऐसा कुछ करना है। देखा, मैं आपको बता रही हूँ टाइम टू टाइम वैलिडेट करना। तो ये अगर आप इसमें कुछ भी नहीं भरते तो भी वैलिडेशन आपका ओके हो जाता है, बिकॉज ये आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ओके, तो अब हम इसमें नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में भी आप, अगर आपने सेल ऑफ इक्विटी शेयर किया हुआ है तो आपके पास स्क्रिप्ट्स होंगी, तो स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट से आप ये वाला जो शीट है उसे भर सकते हैं। हर जगह पे जनरेट एक्सएमएल का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देखेंगे प्रीवियस वाली शीट्स में, इस वाली शीट से पहले ये जनरेट एक्सएमएल का ऑप्शन आ नहीं रहा था। प्रीवियस बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के बाद ही आपका ये जनरेट एक्सएमएल का इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए है। तो क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। तो अब हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी आ गया है यहाँ पर। हम इसे चेक करेंगे, वैलिडेट करते हुए आगे चलेंगे। इसे नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमारा करंट ईयर लॉसेस और सेट ऑफ है। मेरे केस में नहीं है, आपके अगर केस में हो तो फिर आप इसमें
डिटेल्स डालिएगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, कैरी फॉरवर्ड भी मेरे पास नहीं है, इमीडिएटली मैं नेक्स्ट करूंगी। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपका है पिछले 8 सालों का, आप क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन 35(4) का है, तो आप एज पर द लॉज को देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ITDS कंप्यूटेशन है ये, तो इसमें आप अगर डिस्क्लोजर है तो आप इसमें डिस्क्लोजर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट चलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये सारी शीट्स मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि अगर आप बाई चांस किसी भी शीट पर कॉल होते हैं तो आप उसमें इसकी डिटेल्स को भर लीजिए। डोनेशंस अगर आपने दी है कहीं ATG के लिए, ATG की रिसीट होना बहुत जरूरी है आपके पास, तो आपको इसमें डालना है। ATD मेडिकल बेनिफिट्स के लिए है। यहाँ पर ये सेलेक्ट करने को बोल रहा है। Whether any of your parents is a senior citizen now, तो अब हम इसको वैलिडेट कर लेंगे। ओके, ये कंपल्सरी इंफॉर्मेशन मांगी थी इसमें, तो देखिए सिर्फ इस शीट में उसने हमें डिटेल्स भरने को बोला है, अदरवाइज वो वैलिडेट करते हुए आगे चलता जा रहा है। तो आपको ये सारी शीट्स दिखाने का रीजन ही ये है कि आप जान लें कि हमें कहाँ पे ये जो सिस्टम है वो रोक सकता है। तो वैसे तो ये बहुत ही स्मार्ट शीट है, तो हम इसमें आगे चलते जा रहे हैं, तो इसे हम नेक्स्ट कर लेंगे। इसमें भी नेक्स्ट करेंगे। डिडक्शन अंदर चैप्टर सीखते हैं। कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 80CCC 80CCD में, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये रीड ओनली है, इसमें हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी यस। यस सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे फिगर डाल दी है। अब मैं इसे वैलिडेट करूंगी। ओके, तो मेरा 80C में ये इन्वेस्टमेंट था जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। 80CC 80CCC 80CCT, ये सारे सेक्शंस में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इसके रेस्पेक्टिव कॉलम में ही डालना है, आपको ध्यान रखना है। सिस्टम इसे उसी वाले कॉलम में कैप्चर करेगा एंड बाई चांस कभी कोई क्वेरी रेज होती है तो स्पेसिफिक क्वेरी का बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। तो अब हम इस शीट को वैलिडेट करके आगे चलते हैं। तो शीट इज ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। सो हियर आल्सो दिस इज इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अगर किसी और की इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 64, तो आपको ये वाला सेक्शन भरना है, अदरवाइज हम इसे स्किप करके आगे चलेंगे। ये मैथ का कैलकुलेशन और मेरा नॉर्मल कैलकुलेशन दोनों सेम है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। हमारा 115 JD का भी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वही है, नो चेंज इन दैट, तो हम आगे चल रहे हैं। एग्जाम्प्ट इनकम मैंने कोई भी क्लेम नहीं करी। अगर आपकी एग्रीकल्चरल सोर्स से इनकम है या कोई ऐसी इनकम है, डिविडेंड इनकम है जिसमें आपको टैक्स नहीं देना है, या जो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, इंटरेस्ट इनकम है जो बैंक से आपको सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट मिलती है जो कि अप टू अ सर्टेन अमाउंट एग्जाम्प्ट होती है, तो आपको इसमें डालनी है। एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि टुमारो व्हेन अ नोटिस कम्स इन और फिर उसमें वो आपके बैंक अकाउंट में वो इनकम दिख रही है और आपने उसे डिक्लेयर नहीं करी है। एग्जाम्प्ट है, आपका ये कहना होगा एग्जाम्प्ट इनकम है तो फिर क्यों बताएं, बट ये ऐसे इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। बेशक वो एग्जाम्प्ट है, बट आपके लिए क्योंकि स्पेसिफिकली रिटर्न में उसका कॉलम दिया हुआ है कि अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम आपने डिराइव करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप उसको मेंशन कीजिए, तो आप मेंशन कर दीजिए। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये शीट हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं, हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। आउटसाइड इंडिया का भी मेरे पास कोई क्लॉज नहीं है। मेरी अगर आपकी कोई इनकम आउटसाइड इंडिया डिराइव हुई है तो आप, और अगर आपने उसमें टैक्स पे किया हुआ है तो आपके पास वहाँ का टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट होगा, उसका रेफरेंस देते हुए आप यहाँ पर आपका रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। आपको एंट्री करनी होगी यहाँ। अगर हाँ, तो ये वाला
जो पहले वाला शीट था वो इनकम का था, यहाँ पे टैक्सेस पेड है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन डिक्लेरेशन देनी है, तो आपको इस वाले शीट को यूज करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये स्पेसिफिक क्लॉज है शेड्यूल 5A का, जिसमें अपोर्शनमेंट ऑफ रिसीट्स बिटवीन स्पाउसेस गवर्न बाय पोर्चुगीज सिविल कोड है। तो ये सिर्फ बहुत ही लिमिटेड स्पेसिफिक लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बट क्योंकि ऐसे भी एसएससी हैं तो इनकम टैक्स का तो ये कॉमन फॉर्म होने की वजह से इसमें इंफॉर्मेशन है इसमें। तो ये असेट्स एंड लायबिलिटीज है, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड होती है तो आपको यहाँ पे देना है इन्फॉर्मेशन। हमारे केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम इसको फिर से नेक्स्ट करेंगे। टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फॉर जीएसटी हम इसमें नहीं देंगे, नॉट नेसेसरी। तो अब हमारा ये है टोटल कंप्यूटेशन, जो अभी तक हमने सारी एंट्रीज करी हैं, ये उसका पूरा समराइज्ड पॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसमें से वो आपको कुछ भी एडिट नहीं करने देगा, देख लीजिए आप, क्योंकि अब ये जो हमने जो अभी तक की जो शीट्स में एंट्री करी है, ये उसका समराइज्ड पॉइंट है। सिर्फ आप रिलीफ डाल सकते हैं इसमें, सेक्शन 89 की रिलीफ, बस। इसके अलावा वो आपको कुछ भी एंटर करने नहीं देगा एडिशनल। जो भी इनकम की डिटेल्स है वो आपको पुरानी पहले वाली शीट्स में ही डालनी है, क्योंकि यहाँ पे उन सबका सम अप है। आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है, जिसमें आपको अपना रिफंड अमाउंट रिसीव करना है, अगर आपका कोई भी रिफंड अमाउंट है तो मैं यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल एंटर कर देती हूँ। बैंक अकाउंट का डिटेल डालना कंपलसरी है। आप अगर 2, 4, 5 जितने अकाउंट्स रखते हैं उन सबकी डिटेल दे दीजिए और यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिए अगर उसमें से कौन से अकाउंट में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिफंड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर कर दी है। अगर आप किसी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की हेल्प ले रहे हैं तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ डालनी है, वो तो वही डाल देंगे, बट हमारा एम तो यही है कि हम खुद ही अपना रिटर्न बनाएं। तो अब हम अपना रिटर्न बनाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ज्यादा नेक्स्ट से पहले हम इसे कैलकुलेट टैक्स कर लेते हैं। सो कंट्री कोड इन मोबाइल, 2 इन शीट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी, पार्ट ए। जो शीट हमने वेरीफाई नहीं करी उसी में एरर आ गई है, ये बिल्कुल शुरू की शीट है, तो हम उसमें कंट्री कोड डाल देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर 2 में कंट्री कोड मिसिंग था, उसे एंटर कर दिया है। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगी। कैलकुलेट करने के बाद इसने मुझे कुछ लिस्टिंग दे दी है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन डाली नहीं है पार्ट ए में, तो अब हम इसको डाल देंगे। प्लीज सेलेक्ट कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस इन शेड्यूल पार्ट ए जनरल। तो कंडीशंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, यस, हमने डाली नहीं है। तो यू वेर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, ठीक है, तभी आप रेजिडेंट माने जाओगे जब आप 182 दिन से ज्यादा थे इंडिया में। तो अब जहां भी ग्रीन फील्ड है और हमने उसे भरा नहीं है, उसे हमें एंटर करना है। whether you were a partner, whether you are a director, no. तो whether you are a partner, तो ये भी मेरा no है। okay. Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year, no. okay. In case of non-resident, is there a permanent establishment, तो वो हमारे लिए applicable नहीं है। Whether the city is located in international financial service center, no. Are you liable to maintain 44AB, no. तो यहाँ पे ये आपको बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है जिससे वो आगे की शीट्स में आपको हेल्प करे कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने इसमें सब में नो कर दिया है क्योंकि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैंने इनको आंसर कर दिया है। नेक्स्ट इज आर यू लायबल फॉर ऑडिट, 92E में मैं नो हूँ,
ऑडिट मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज ओके, डन। ओके, तो अब मेरी ये फील्ड भर गई है, सारी मैंने डिटेल्स एंटर कर दी है, मैं कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करूँ। ओके, प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट इन शीट पार्ट बी टोटल इनकम। पार्ट बी की टोटल इनकम में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शायद हमारा वो मिस हो गया है, तो ये मुझे वहां पे ले आया है। तो लेट मी सेलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एज बेनिफिशियरी, मैंने ये वाला रेड कॉलम है और इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं इसमें नो सेलेक्ट कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी इनकम फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो अब ये क्योंकि मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ, तो लेट मी वैलिडेट दिस। ओके, सो दिस इज ओके। अब मैं इसमें कैलकुलेट टैक्स करूंगी। तो वेरिफिकेशन पार्ट में हमें कैपेसिटी डालनी है। सो हियर हम इसमें कैपेसिटी, आई एम मेकिंग रिटर्न इन माय कैपेसिटी एज, इस ड्रॉप डाउन में से सेल्फ कर लेंगे एंड देन आई विल जनरेट द एक्सएमएल। ओके, तो पहले हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे। Please verify the TAN details and the amount of credit available in your Form 16. Okay. TDS claim will own hand. TDS वाले शेड्यूल में आपको एक बार चेक कर लेना है। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी एरर्स हैं जो हमें वैलिडेट करते हुए जानी है, और फॉर्म इतना स्मार्ट है कि वो आपको बताता जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ पे एंट्रीज आपकी मिसिंग है। आपको शीट पे ले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मेरी ये चीज़ मिसिंग थी, तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो अब हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, तो कैलकुलेट टैक्स में हम क्लिक करते हैं। ओके, एंड नाउ अब हम इस पे जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे। सो इट इज आस्किंग टू कंप्यूट सेट ऑफ इनकम, set off of income, tax and interest using the utility. Please follow the below. Click on compute set off button. अगर आपके पास कोई set off अवेलेबल है तो पहले आपको set off पे क्लिक करना चाहिए एंड फिर उसके बाद आपको ये XML सेव करनी चाहिए। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो अगर आप ऑडिट के लिए लायबल है तो आपको ऑपरेटिंग अदर इनकम का स्केड्यूल आपको भरना है, तो वो जरूरत है नहीं बिकॉज हमारा केस है नहीं ऑडिट का। So click on Save XML button to generate the XML and save the XML file. The path in which the XML will be stored is the extracted MS utility Excel folder. Okay. तो अब हम Save XML कर देंगे। हमारे XML बिल्कुल तैयार है। And XML तैयार होते ही आप ये समझ लीजिए आपका रिटर्न तैयार है। ओके, तो आपकी ये जो फाइल है वो सेव हो गई है। तो यहाँ पे उसका पाथ दिया हुआ है, तो आप इस पाथ को बस आप नोट कर लीजिए एंड फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो है आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in यानी कि अपने ITR वाले पेज पे आपको लॉगिन करना है क्रेडेंशियल्स के साथ। ई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना है एंड फिर उसमें आपको वो पाथ पूछेगा, आपको ब्राउज करके वहां से ये जो फाइल जिस पाथ पे सेव हो रही है उसको ब्राउज करके वहां से उस फाइल को XML वाली फाइल को आपको सिर्फ पिक करके अटैच करना है, आपका रिटर्न हो जाएगा फाइल। फिर उसके बाद वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए कहेंगे, आपको ई वेरीफाई करना होगा अपना रिटर्न। आप उसको EBC से कर सकते हो या आप डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हो या आप आधार OTP से कर सकते हो, या तो फिर अगर आप 44 MB में नहीं हो तो आप उसका प्रिंट लेके, उसका एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेके आप उसे CPC बेंगलुरु भेज सकते हो। तो अब आप जानते ही हैं कि हमने इसे कैसे फिल किया है, कहाँ कहाँ पे एरर्स आने के चांसेस हैं।
हर शीट को आप वैलिडेट करते हुए चलिए। तो जो लास्ट में 2 4 5 एरर तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो वो सिक्योरिटी चेक्स होते ही हैं फॉर्म में, जो हम नॉर्मली मिस कर देते हैं। पर वैलिडेट करते जाएंगे और लास्ट में जब आप कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाएगा। 2 या 4 बार के उसमें ही आपका ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको ट्रबल शूट करना भी बताया कि कहीं आपकी कोई चीज मिस हो जाए तो आपको उसे कैसे चेक करना है। और ये ट्रबल शूटिंग के साथ साथ हमने इसमें डिटेल्स भी भरी हुई हैं, तो आप इसको बहुत इजीली अपने लेवल पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपको बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, पुराने साल का रिटर्न अगर आपको सेट ऑफ क्लेम करना है, हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ये बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप इसको बहुत इजीली भर सकते हैं। तो आप फिर इसी को ट्राई कीजिए, ऐसे ही भरिएगा। और कहीं भी कोई इश्यूज आते हैं आपको इस फॉर्म को भरते हुए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर आप लिख के पूछिएगा। मुझे कमेंट्स का रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई ऑलवेज वांट टू आंसर ऑल दी क्वेरीज जो आप रेज करते हैं। तो अभी तक के लिए यही, नेक्स्ट मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में।